Hello students, welcome to Best Education Classes. In today's video, we will learn and discuss writing skill of 11th standard, chapter 3.1, expansion of idea. Yes students, this is the same expansion of idea which you have been doing since your school time. आपने essay writing किया होगा, वैसे ही आपने अलग अलग proverbs का, idioms का expansion किया होगा, ideas का expansion किया होगा. दिस इज़ द सेम थिंग. ओनली डिफरेंस यू विल नोटिस इज़ कि आपको 12th स्टैंडर्ड में और 11th स्टैंडर्ड में एक्सपांशन ऑफ आइडिया 4 मार्क्स के लिए आता है. इसको आप नोट डाउन कर लो स्टूडेंट्स, जिसमें से 1 मार्क्स इज़ फॉर अप्रोप्रिएट टाइटल ऑफ द एक्सपांशन, 1 मार्क्स इज़ फॉर योर प्रेजेंटेशन एंड 2 मार्क्स इज़ फॉर योर कंटेंट जो आप लिखोगे इसमें. लेट्स सी द स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन आंसर्स, ताकि आप अपने बुक्स में भी कंप्लीट कर सको और अच्छे से इस स्किल को सीख सको. आइस ब्रेकर्स का क्वेश्चन हम फर्स्ट देखते हैं. डिस्कस विथ योर पार्टनर द डिफरेंट आइडियाज़ कॉन्टेडेड बाय द वर्ड सीज़न. यानी सीज़न वर्ड जो है उससे हमको क्या क्या आइडियाज़ आते हैं, सीज़न के क्या क्या अलग अलग मीनिंग्स होते हैं वो आपको बताना है. तो एक सीज़न जो होता है वो होता है आपका रेनी सीज़न, विंटर सीज़न. दूसरा सीज़न होता है जो आपकी छुट्टियाँ आती है जिसको हम वेकेशन बोलते हैं, वो भी हॉलीडे सीज़न भी आप उसको बोल सकते हो. जैसे यहाँ पे वेडिंग सीज़न है, फेस्टिवल सीज़न है, अलग अलग पर्टिकुलर इवेंट जब एक पर्टिकुलर टाइम पे हो रहे हैं उसको आप सीज़न बोल सकते हो. उसके बाद में असेट और सीक्वेंस रिलेटेड टू टीवी प्रोग्राम्स, जिसे हम सीरीज़ कहते हैं, उसे फर्स्ट सीज़न, सेकंड सीज़न ऐसा भी हम रेफ़र करते हैं. जब खानों में हम स्पाइसेस ऐड करते हैं, मसाले ऐड करते हैं, उसको सीजनिंग बोलते हैं. एंड टाइम ऑफ ईयर, यानी हम बोलते हैं ना फ्रूट का सीज़न आ गया है, मैंगो का सीज़न आ गया, कैरेट का सीज़न आ गया, फ्रेश फिशेस का सीज़न आ गया. कुछ इस तरीके से हम सीज़न वर्ड को यूज़ करते हैं. सेलेक्ट अ सीज़न ऑफ योर चॉइस एंड गिव द फॉलोइंग डिटेल्स. तो आपको एक सारे सीज़न में से कोई एक सीज़न आपको सिलेक्ट करना है और उसके बारे में आपको पर्टिकुलर्स देने, डिटेल देना है. कौन से टाइम ऑफ ईयर में वो होता है, मीन्स ईयर के कौन से टाइम में होता है, उसके कैरेक्टरिस्टिक क्या है, उसमें क्या अच्छी चीज़ें या बुरी चीज़ें होती हैं, वो फीचर चेंजेस, उस सीज़न का एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज क्या है वो आपको बताना है. ओके, अब आपको बताने हैं प्रोवर्ब्स एसोसिएटेड विथ द वर्ड सीज़न. सीज़न के रिलेटेड कौन से प्रोवर्ब्स हैं. तो उसमें ज़रूरी नहीं स्टूडेंट्स कि सीज़न वर्ड आए, बस सीज़न को डिनोट करना चाहिए. एक टाइप का अगर मेटाफर भी होगा तो चलेगा. यहाँ पर दिया है, सिंपली आप कॉपी डाउन करके अपने बुक्स में लिख सकते हो. गेस द मीनिंग ऑफ द अबव प्रोवर्ब एंड मेक द सेंटेंस ऑफ योर ओन विद ईच. उसका मीनिंग आपको बताकर उसे अपने सेंटेंस में यूज़ करना है, उस इडियम को, उस प्रोवर्ब को. स्टूडेंट्स, आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू द डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस. जो हमारे पुराने सब्सक्राइबर्स हैं उन्हें पता है कि हम सिर्फ़ और सिर्फ डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं, और जो इजी क्वेश्चन होता है उसको जस्ट मैं स्लाइड ऑन कर दूंगा. एक्सप्लेनेशन आपको पूरा मिलेगा. मैं डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस को डिस्कस करूंगा आपके साथ, सो दैट आप उसमें अच्छे से डेवलप हो सको, उसको अच्छे से आप लिख सको. बाकी जो इजी क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, उसको हम जस्ट स्लाइड ऑन करेंगे, सो दैट आप उसे पॉज करके अपने बुक्स को कंप्लीट कर सकते हो. इसमें कोई आपको क्वेश्चन आंसर नहीं आने वाला एग्ज़ाम में. आपको जस्ट राइटिंग स्किल में एक्सपेंशन ऑफ आइडिया आएगा. ओके, सो ये है आपका एक्सपेंशन ऑफ आइडिया, जिसमें हमको एक शॉर्ट कंपोजिशन लिखना होता है, वर्ड्स को कंपोज करना होता है, सेंटेंसेस को कंपोज करना होता है एक स्टोरी की तरह, जिसमें एक प्रोवर्ब, मैक्सिम, कोटेशन, कोई सेइंग यानी कहावत, स्लोगन या इडियम आपको मिलता है, और उसे आपको एलोबरेट करके यानी कि एक्सपैंड करके लिखना होता है, डिटेल में समझा कर लिखना होता है अपने तरीके से. अब हम टेम्पलेट देख लेते हैं एक्सपेंशन ऑफ आइडिया का. टेम्पलेट यानी कि हम किस तरीके से उसको लिख सकते हैं. सो फर्स्ट आपको एक टाइटल लिखना होगा. टाइटल जो है वो सूटेबल होना चाहिए आपके पर्टिकुलर प्रोवर्ब से. ज़रूरी नहीं कि आप सेम प्रोवर्ब को एज अ टाइटल लिखो, आप कुछ और भी टाइटल लिख सकते हो. फिर आता है इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ. इंट्रोडक्टरी जो पैराग्राफ होता है स्टूडेंट्स, वो बेसिकली आप अपने प्रोवर्ब को इंट्रोड्यूस करते हो. फिर आपका जो सेकंड पैराग्राफ होगा
वो होगा आपका कोर कंटेंट, यानी कि जो भी आपका एक्सपांशन है आप सारा का सारा वहीं पर करोगे। आफ्टर दैट उसके बाद आपका सेकंड पैराग्राफ के बाद में स्टूडेंट्स, आप सेकंड पैराग्राफ को चाहिए तो थर्ड पैराग्राफ में भी कंटिन्यू कर सकते हो, थर्ड पैराग्राफ भी बना सकते हो। इसमें कुछ होता है जिसको हम कहते हैं डिस्कोर्स मेकर, यानी कि आपका जो एक्सपांशन है उसको ज़्यादा इफेक्टिव बनाने के लिए आप कुछ ऐसे सेंटेंस लिख सकते हो, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर दे सकते हो जिससे वो एक ओरल कम्युनिकेशन लगे। एक ट्रिक है ये स्टूडेंट्स। फिर आपका आता है कंक्लूडिंग पैराग्राफ। कंक्लूडिंग पैराग्राफ आपका लास्ट पैराग्राफ होना चाहिए जिसमें आप कंक्लूड करो आपके ऐसे के बारे में कि जो भी कहावत है, जो भी मुहावरा है, वो कितना सही बैठता है हमारे लाइफ में। डूज एंड डोंट्स देखेंगे, क्या हमें करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। बिगिन इम्प्रेसिवली, ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। फर्स्ट इंप्रेशन इज़ लास्ट इंप्रेशन। तो अगर आप अच्छे से स्टार्ट करोगे तो आपका इंप्रेशन अच्छा जाएगा। ऑफ ट्रैक आपको स्टार्ट नहीं करना है, यानी घुमा फिरा के आपको अपने ऐसे को नहीं स्टार्ट करना है, स्ट्रेट फॉरवर्ड स्टार्ट करना है। हैव यूनिटी एंड क्लैरिटी ऑफ थॉट्स, जो भी आप कहना चाहते हो, जो भी आपके थॉट्स आप उसमें क्लियरली डिस्क्राइब करो। डोंट फॉरगेट टू गिव अ सिम्बॉलिक मीनिंग टू द स्टेटमेंट। आपको कोई बहुत सिम्बॉलिक स्टेटमेंट नहीं देना है, कोई कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट उसमें नहीं लिखना होता है। यूज़ डिस्कोर्स मेकर, यानी कि ऐसे सेंटेंसेस जो आपके ऐसे को कनेक्टेड रखें, कंबाइंड रखें। कई बार ऐसा होता है स्टूडेंट्स कि जो भी कुछ हम लिखते हैं उससे रिलेटेड काफ़ी सारी बातें होती हैं, तो उन सारी बातों को आपको अच्छे से जोड़ के लिखना है। डोंट फॉरगेट टू इंक्लूड अ टॉपिक सेंटेंस। यूज प्रोवर्ब्स विथ सिमिलर मीनिंग, ये करना बहुत ज़रूरी है स्टूडेंट्स। जैसे अगर हम टाइम के बारे में कोई सी प्रोवर्ब पे लिख रहे हैं तो आप उसके रिलेटेड, उससे कनेक्टेड और भी कोटेशन, सेइंग या प्रोवर्ब्स, इडियम्स भी उसमें लिख सकते हो। डू नॉट ओमिट अ प्रॉपर कंक्लूजन, आपको कंक्लूजन को बिल्कुल स्किप नहीं करना है। कंक्लूजन पार्ट आपको जो लास्ट पैराग्राफ होगा वो लिखना ही है। ओके, नाउ हम ब्रेनस्टॉर्मिंग में जाएंगे स्टूडेंट्स। यहाँ पर काफ़ी सारे आपको एक्सपेंशन दिए हुए हैं, जैसे कि आपको यह एक्सपैंड करना है। अ बैड वर्कमैन ब्लेम्स हिज टूल, यानी कि एक जो बुरा कारीगर होगा वो अपने बुराई को छुपाने के लिए, अपने, अगर वो अनस्किल्ड नहीं है, फॉर एग्जांपल कोई फर्नीचर बनाने वाला बड़ा ही है, कारपेंटर है, एंड सपोज उसको बनाना अच्छे से नहीं आता है फर्नीचर, तो वो क्या करेगा, अपनी बुराई ना दिखाकर जो उसके टूल्स हैं, उसके जो हथियार हैं, जो भी टूल्स वो यूज़ करता है, वो उसमें गलती निकालेगा कि ये इसके गलती की वजह से हो गया, जबकि सच्चाई कुछ और होती है। तो यही हमारा मेन आइडिया है, यही एक्सपेंशन है जिसको हमको एक्सपांड करके लिखना है। अ बैड वर्कमैन ब्लेम्स हिज टूल, व्हेन अ वर्कमैन डज नॉट हैव द स्किल फॉर अ पर्टिकुलर जॉब और does not use his skills in the right way, he fails. Then he blames the tools that he has, saying that the tools were faulty, hence he has failed. तो जैसा मैंने आपको बताया कि अगर कोई वर्कमैन है, कोई काम कारीगर है और उसे उस काम को अंजाम देना अच्छे से नहीं आता, वो काम वो कर नहीं पाता है, तो वो अपनी गलती ना निकाल कर जो उसके पास हथियार हैं, जो टूल्स है, वो उसकी गलती निकालेगा कि, और बोलेगा कि मैं उसके वजह से फेल हुआ, ना तो वो अपनी मिस्टेक नहीं निकालेगा। ही डज़ नॉट एक्सेप्ट हिज शॉर्ट कम्स और टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर हिज फेलियर, तो वो उसके शॉर्ट कम यानी कि परिणाम का या फिर जो भी काम उसने लिया वो उसकी जिम्मेदारी को नहीं लेता जब वो फेलियर बन जाता है। ही ट्राइज टू कवर अप हिज लैक ऑफ स्किल्स बाय पुटिंग द ब्लेम ऑन द टूल्स एट हिज डिस्पोजल, तो वो अपने कमी को, अपने कौशल्य को, स्किल को कवर अप करने के लिए, उसकी कमी को कवर अप करने के लिए वो क्या करेगा, अपने टूल्स पर ब्लेम डालेगा। दिस इज़ एप्लीकेबल इन ऑल स्पीयर्स ऑफ लाइफ, तो ये जो कहावत है हमारे लाइफ के एवरी शेड, एवरी स्पीयर में इट इज़ एप्लीकेबल। अ पर्सन हु इज़ रियली टैलेंटेड एंड गुड एट हिज जॉब विल नो हाउ टू यूज़ द अपॉर्चुनिटीज़ एट हिज डिस्पोजल। तो एक जो टैलेंटेड पर्सन होता है या एक अच्छा इंसान जो होता है स्टूडेंट्स, वो ऐसे बहाने नहीं बनाता। इवन इफ द अपॉर्चुनिटीज़ are not very good, he makes the best use of them and succeed. On the other hand, a person who is not talented or is lazy does not use the opportunity provided to him, however good they are, and then fails. He conveniently finds someone and something to blame for his failure. तो यहाँ पर दो लोगों के बारे में बात किया है स्टूडेंट्स। एक जो बहुत टैलेंटेड है, वो अपने टैलेंट से, स्किल से, जहाँ अपॉर्चुनिटी नहीं है वहाँ पर भी हार्डवर्क करके, मेहनत करके वो कोई ना कोई रास्ता बनाकर सक्सेस पा लेता है। और एक लेज़ी पर्सन जो होगा, उसे कितनी भी अपॉर्चुनिटीज़ मिले वो अपॉर्चुनिटीज़ को उठाएगा नहीं, उसका फ़ायदा नहीं उठाएगा और लास्ट में फ़ेल हो जाएगा। फ़ेल होने के बाद में वो
किसी ना किसी व्यक्ति को या किसी वस्तु को ब्लेम करेगा उसके फेलियर के लिए। ही डज नॉट वॉन्ट टू एडमिट दैट ही हिमसेल्फ हु इज़ एट द फॉल्ट। वो अपनी गलती कभी नहीं निकाल सकता। It does not matter what tools we have, what matters is the way we use them, the use we make of our opportunities. So students, ये true है। ये नहीं मैटर करता कि हमारे पास कौन से टूल्स हैं, मैटर ये करता है कि जो भी टूल हमारे पास है उसका हम यूज़ कैसे करते हैं। इन शॉर्ट, हम उन अपॉर्चुनिटीज़ का फ़ायदा कैसे उठाते हैं। फॉर डजेंट एवरी वन नो दैट बैड डांसर ब्लेम्स द फ्लोर। तो क्या सब लोग नहीं जानते कि जो एक बुरा डांसर होगा वो अपनी गलती नहीं दिखाएगा, वो कहेगा कि जो फ्लोर है, जो ज़मीन है जहाँ वो डांस करा वही अच्छा नहीं है। ओके, नेक्स्ट देख लो स्टूडेंट्स। मैं सिंपली वीडियो को स्लाइड ऑन करता हूँ, आप लोग कॉपी डाउन करते जाओ यहाँ से, वीडियो को पॉज कर करके। ऑल्सो स्टूडेंट्स, आप वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए, इससे आप एक छोटा सा कंट्रीब्यूशन दे सकते हो चैनल के ग्रोथ के लिए। वीडियो अगर आपको यूज़फुल लगा, आपकी हेल्प हुई वीडियो से, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट सेक्शन में जाके हमें आपके और एजुकेशनल डिमांड्स के बारे में बताते रहिए। अगर आपको किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे वीडियो क्लियर नहीं दिख रहा हो तो आप अपने YouTube के सेटिंग्स में से रेजोल्यूशन को इंक्रीज़ कर लो। रेजोल्यूशन इंक्रीज़ करने से आपको वर्ड्स और क्लियरली दिखने लगेंगे, आपका डाटा ज़्यादा नहीं जाता है स्टूडेंट्स इससे। एक्सपेंशन ऑफ आइडिया में स्टूडेंट्स हम अक्सर ये गलती करते हैं, हम सोचते हैं हम बहुत ज़्यादा लिखेंगे तो हमें अच्छे मार्क्स मिलेंगे। बट आपको ये ध्यान देना है स्टूडेंट्स कि बहुत ज़्यादा लिखने से आपको अच्छे मार्क्स नहीं मिलते हैं। आपको एज़ पर द पॉइंट, अप टू द पॉइंट लिखना होता है। इस स्पीच से थोड़ा अलग होता है, इसमें सिर्फ आप अपने आइडिया को एक्सपांड कर रहे होते हैं। तो स्पीच राइटिंग जैसा नहीं होता है स्टूडेंट्स। सेम जैसे आपने ऐसे राइटिंग किया अपने स्कूल में, कुछ इसी तरीके से आप ध्यान में रखना है। एक्सपेंशन ऑफ आइडिया में आपको सिर्फ 3 से 4 पैराग्राफ करना है। फर्स्ट होगा इंट्रोडक्शन का पैराग्राफ जिसमें आप अपने आइडिया को एक्सपेंड करोगे। सेकंड होगा और थर्ड होगा आपका कंटेंट का, जो भी आप आइडिया एक्सपेंड करो आप उसके बारे में लिखोगे। एंड फोर्थ जो होगा वो होगा कंक्लूजन, जिसमें आप कंक्लूड करोगे। सो दिस वाज द क्वेश्चन आंसर्स of expansion of idea of 11th standard. Thanks for watching. Stay tuned with the channel.